नाजरीन, अपने प्रोग्राम परदेस कहानी में हम आज इंटरव्यू करने आए हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का, और स्कॉटलैंड में उनकी रहायशगाह के बाहर मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी कामयाब ज़िंदगी किस तरह शुरू की और किस तरह से उन मुश्किलात का सामना करते हुए वो एक कामयाब इंसान बने। आज हम आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद सरवर से करवाने वाले हैं। उनके ख्यालात जानने के बाद हमारे प्रदेश में बसने वाले पाकिस्तानी ये जान सकेंगे कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने का राज क्या है। I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as the Governor of the province of Punjab, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. मैं आपको अपने प्रोग्राम प्रदेश कहानी में खुशामदीद कहता हूँ और जानना चाहेंगे कि आपने देश से प्रदेश में आकर एक कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया। और असल में बात यह है कि टोबा टेक सिंह से स्कॉटलैंड तक और स्कॉटलैंड से पंजाब की गवर्नरी तक। टोबा टेक सिंह एक मशहूर जगह, सादत हसन मंटो के नावल का एक ऐसा मुकाम के जिसको दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वहाँ से किया, तो जो सब ये बताएंगे कि वहाँ से कैसे चले, यहाँ कैसे पहुँचे और फिर कैसे आपने जो है मुश्किलात का सामना करते हुए आज इस मुकाम पर। जी, मैं वहाँ पर एक गांव है पीर महल कस्बा है, उसके करीब 331 गाह बेसलिमपुर। मैंने प्राइमरी तालीम जो है वहाँ पर अपनी हासिल की। उसके बाद मिडिल और हाई स्कूल के लिए मैं वहाँ पर कोई 2 मील के फासले पर गांव में एक मिडिल और हाई स्कूल था, वहाँ पर अपनी तालीम हासिल की। लेकिन मेरे पेरेंट्स 1947 में माइग्रेट करके जलंधर से फैसलाबाद के करीब एक चक है 109 रोडा, वहाँ पर आए थे। और वहाँ तकरीबन मेरी पैदाइश जो है 1952 में मेरी वहाँ पर पैदाइश हुई और 4-5 साल के बाद फिर हम रोडा से दोबारा फिर हिजरत करके सलीमपुर में पहुँचे थे। तो मैं इब्तदाई वक्त जो है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में हायर एजुकेशन वहाँ से हासिल की और उसके बाद फिर 1976 में मैं स्कॉटलैंड पहुँचा था और जहाँ पर आकर मैंने एक ग्रोसरी दुकान में एज ए सेल्समैन काम किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल करम से कारोबार में एक दुकान बनाई, फिर होलसेल का काम शुरू किया। होलसेल का काम के बाद फिर कैश एंड कैरी छोटे लेवल पे बना ली, फिर बड़ी बना ली। फिर 1982 में मैं लेबर पार्टी में शामिल हो गया। वहाँ से मैंने अपना सियासी सफ़र का आगाज़ किया। जिस वक्त मैं लेबर पार्टी में शामिल हुआ, मेरा कोई मकसद काउंसलर बनना या एमपी बनना नहीं था। मेरा बिलीव था कि वो पार्टी जो है इक्वालिटी पे, फेयरनेस पे, जस्टिस पे बिलीव करती है। तो चूँकि वो मेरे भी वही आइडियल थे, मेरी एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ था और मैं भी अमीर और गरीब के दरमियान फासला जो है कम करना चाहता हूँ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना चाहता हूँ। तो उस जद्दोजहद में मैं यहाँ पर शरीक हो गया। और उसके बाद एक ऐसा भी वाक़या हुआ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई तो यहाँ पर हम लोग जो पाकिस्तानी थे, हमने एक कैंपेन शुरू की, सेव द भुट्टो कैंपेन। तो उसमें भी मेरा राब्ता बहुत से ट्रेड यूनियन लोगों के साथ, लेबर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, काउंसलर्स के साथ हुआ, जिससे एक रिश्ता जो है उनसे डेवलप हो गया। तो माँ बाप तो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, काश्तकार फैमिली से आपका ताल्लुक़ था, डॉक्टर भी नहीं बन सके, बाकायदा काश्तकार भी नहीं बन सके, सियासतदान बन गए। ये तब्दीलियाँ कैसे? ये जी कई चीज़ें होती हैं, इंसान की इंटेंशन नहीं होती और हादसाती होती हैं।
तो मेरा ना कभी बिजनेस बैकग्राउंड से, ना मेरे कोई वालिद, मेरे कोई ग्रैंडफादर हमेशा फार्मर थे। बिज़नेस का भी मुझे कोई नॉलेज, कोई इल्म जो है वो नहीं था। पेरेंट्स मेरे जो हैं वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे एफएससी में इतने मार्क्स नहीं आए कि मुझे वहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है किसी में दाखला जो है मिल सकता। तो लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं और वो आप हासिल ना कर सकें तो कभी लाइफ से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने शायद आपके लिए इससे बेहतर को काम जो है लिखा हुआ है, और इंसान को अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखने चाहिए। इंसान का काम मेहनत करना है, और अल्लाह ताला जो भी मेहनत करता है उसका फल जो है वो ज़रूर देते हैं। आप हैसियत मंगेतर के इस मुल्क में आए तो मंगेतरों की मुश्किलात के बारे में बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं। आप भी कुछ हमें कोई ऐसे वाक़यात को। जी देखें, बात यह है कि जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जब वो बरतानिया में, यूरोप में आते हैं तो वो समझते हैं कि लाइफ यहाँ पर बड़ी आसान होगी और कामयाबी आसान मंजिल होगी, लेकिन जहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो मेहनत पाकिस्तान से भी कामयाब होने के लिए ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि जब मंगेतर यहाँ पर आते हैं, एक तो उन्हें काम ढूंढना मुश्किल होता है कि कहीं काम मिल जाए। उसके बाद अगर उनको काम मिल भी जाए तो फिर उनके लिए ये डिफ़िकल्टी होती है कि उन्होंने अपनी फैमिली का यहाँ पर भी ख़र्चा उठाना है, और उसके अलावा चूँकि अक्सर लोगों का तल्लक जो है मिडिल क्लासेस से या वर्किंग क्लासेस से होता है, तो माँ बाप, बहन भाई भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी महीने का ख़र्चा जो है उनका वापस भेजें, जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज़ में टेंशन्स जो हैं होती हैं। और मैं भी जब यहाँ पर आया तो जितने भी हमारे मंगेतर फ्यांसी थे उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी। तो मैंने कोशिश की कि जब मेरा अपना काम सेटल हो गया तो जो भी लोग वहाँ से आते थे तो मेरा उनके साथ स्पेशल अफेक्शन थी, और जो भी काम के लिए आता था तो मैं उसको काम जो है दे देता था। इसलिए कि फिर वो अगर काम 2 महीने नहीं मिलता था तो फिर वो उनकी जो बीवी है, उनके पेरेंट्स कहते हैं ये लेज़ी है, काम नहीं करना चाहता, काम ढूंढना नहीं चाहता, तो काफ़ी बेचारे डिप्रेस जो हैं वो इस मामले में हो जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर को देखा है माशाल्लाह, जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान से आए हैं, जिस भी हैसियत से आए हैं, अल्लाह के फजल करम से, अपनी मेहनत से उन्होंने यहाँ पर ज़िंदगी में, चाहे वो सियासी ज़िंदगी है, चाहे वो फलाही काम हैं, चाहे वो वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, हर प्रोफेशन में माशाल्लाह उन्होंने अपना नाम जो है यूरोप में पैदा किया है। नौजवानी में ही बरतानिया हिजरत करके चले आए, उससे पहले भी आपने फरमाया कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे हिजरत की, तो नौजवानी के दौर में अक्सर जो है वो मोहब्बत का वाक़या सरजद हो जाया करता है। कोई ऐसा वाक़या, कोई पुरानी मोहब्बत कि जिसको याद करके अभी भी आप। बस ज़िंदगी में मसरूफ़ियत इतनी रही है कि मोहब्बत जो है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो शादी हो गई, मेरी कज़न थी और शादी भी हमारी मर्ज़ी से हुई थी, तो इसलिए बेहतर यही है कि बंदा उसी को वो नहीं समझे, नहीं है समझने वाली बात नहीं जाना पर नहीं जाना पर जैसा फिर यहाँ जब आप आए, आपने सियासत से पहले तहरीक में, MRD की तहरीक में भी यहाँ ही नहीं हिस्सा लिया, यहाँ की लोकल सियासत से पहले, तो अचानक जो है वो ख्यालात का तब्दील होना। पहले आप भुट्टो साहब को पसंद करते थे, फिर आप जो है वो अभी जो मौजूदा है मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को पसंद करें, क्या तब्दीली महसूस किया? देखें जी, बात यह है कि यकीनी तौर पे मैं बेनज़ीर भुट्टो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और मैंने पीपल्स पार्टी को उस वक्त सपोर्ट किया जब वहाँ पर मुल्क में मार्शल लॉ था। हमारी ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में जमहूरियत होगी तो लोगों के मसले मसाइल जो है बेहतर तरीके से हल होंगे, लोगों में खुशहाली आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इसलिए मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ मैंने जितनी भी हेल्प कर सकता था पाकिस्तान को, पीपल्स पार्टी को मैंने की। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने बरतानिया की पॉलिटिक्स में आना है, और 1988 में मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन
लड़ने का फ़ैसला किया तो उस वक़्त मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं पाकिस्तान की सियासत को छोड़कर बरतानिया की जो सियासत है उसमें भरपूर जो है हिस्सा लूँ। और अब भी मैं लोगों को यही कहता हूँ जो बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में आबाद हैं, कि अगर वो यहाँ की लोकल सियासत में हिस्सा लेंगे तो उससे अपने मुल्क की, अपने कौम की बेहतर खिदमत जो है कर सकेंगे। देखें, अब हमारे माशाल्लाह 8 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 12 से 15 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं, तो कम से कम कॉरिडोर्स ऑफ पावर में पाकिस्तान का मुसलमानों का इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1997 में ये बात बड़ी अजीब मालूम होती थी कि कोई मुसलमान भी हाउस ऑफ कॉमन का या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर जो है वो बन सकता है। वो बहुत एक बड़ी स्ट्रगल थी ये डोर ओपन करने के लिए, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत से लोग इसमें सियासत में आ गए हैं और अपनी अपनी जिस भी पार्टी को पसंद करते उसमें आते हैं। भाभी, आपने अभी कुछ अर्सा पहले तक आप एक मेंबर पार्लियामेंट थी, अब आप गोलर साहब की वाइफ हैं, तो ये तब्दीली आपको कैसी महसूस होती है? तो मैं हम लोग पहले भी आते जाते रहे हैं पाकिस्तान, तो वो इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। और दूसरा ये मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने मौका दिया, चलो हम कुछ काम कर लें, कोई अच्छा काम कर लें। अब फारिग भी हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो इसको ना हम जो टाइम उसको यूज़ कर लें, किसी के काम आ जाए। भाभी, आज से पहले गवर्नर हाउस की जो तकरीबात हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से भी, उनके गवर्नर साहब के जो वहाँ पर साहब इक़्तिदार रहे हैं लोग, हम किसी का नाम नहीं लेते, उनके जो दास्तानें हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं कि वहाँ क्या क्या रंगीन महफ़िलें जो है उनका इनकाद होता है। आपके जाने से एक मुस्बत तब्दीली आई है, आपने मिलाद की महफ़िलों का इनकाद शुरू किया है, तो आपको कोई वहाँ मुश्किल तो नहीं पेश आई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं पेश आई। मेरे ख्याल हर इंसान अल्लाह से जुड़ना चाहता है, और जब भी अल्लाह के नाम पे कोई भी महफ़िल होती है, सब जितनी बहनों को मैं बुलाती हूँ वो सब खुश होकर आती हैं। आप ये फरमाएं कि लोग बरतानवी शहरियत के लिए तरह तरह के पापड़ बेलते हैं, आपके हस्बैंड ने बरतानवी शहरियत छोड़ दी, तो आप इनके जाने के बाद क्या फ़र्क महसूस करती हैं? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए करके फिर भी हम आ सकते हैं। हमारे ज़ाहिर बच्चे इधर है, रिश्तेदार इधर है, तो हमारा लिंक इधर रहेगा। और पहले भी पाकिस्तान के साथ इधर रहते हुए भी हमारा लिंक था। एक मशहूर मुहावरा है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप इस बारे में क्या फरमाती हैं? इंसान के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ही इज़ वेरी एम्बिशियस, और इनको शौक़ था शुरू से लोगों के साथ काम करना। मेरा यही था दैट आई वाज वेरी सपोर्टिव, चाहे पॉलिटिक्स में रहे, मैंने पूरी कोशिश की इनके साथ कैंपेन करना, चाहे टेलीफोन कन्वर्सिंग एंड डोर टू डोर कन्वर्सिंग, फिर घर को चलाना। घर का ये था, इनको घर का कोई फिक्र नहीं था, बच्चों का और जो कुछ भी घर में। तो मेरे ख्याल ये एक सुकून होता है एक मर्द के लिए, बेफिक्री होती है। चलो अगर मैं बाहर टाइम दे रहा हूँ तो घर में हर चीज़ ठीक है, वो मानना चाहिए। चौधरी साहब इस देश में परदेसी बनकर आए और आज एक कामयाब इंसान हैं, आप हमारे इस वक्त जो यहाँ लोग परदेसी हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहती हूँ, यहाँ कहीं भी रहना, ईमानदारी से काम करना और अपनी रूट्स को कभी नहीं भूलना। नहीं जाना नहीं जाना We are here with your father for the interview for our program परदेस कहानी। तो आपसे मुलाकात करके बहुत खुशी हुई, हमारे नाजरीन भी आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप एक नौजवान शख्सियत हैं और हूबहू अपने वालिद साहब की कॉपी हैं। आपके वालिद साहब ने कामयाब ज़िंदगी गुजारी, कामयाब पॉलिटिशियन, तो क्या आप इनको रोल मॉडल समझते हैं? जी बिल्कुल, ये रोल मॉडल भी हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, हमारे वालिद भी हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, एंड वी आर वेरी लकी। हम अपने आप को समझेंगे कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें इस तरह का वालिद मिला और बेस्ट फ्रेंड मिला। और हमें ये मालूम है कि
जिस तरह उन्होंने यहाँ पे पूरे दिल के साथ काम किया है, वहाँ पाकिस्तान में भी पूरे दिल के साथ वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने हमेशा ये नहीं देखा कि वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, किस तरह का घर में रहती हैं। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आवाम के लिए वो क्या कर सकते हैं, और वो ये इसी तरह वो में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आप एक ब्रिटिश माशरे में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान वाला साहब पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, यहाँ का माहौल वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्या आप ऐसी कोई तजावीज़ देते हैं अपने वाला साहब को जो पाकिस्तान की अंदर यानी मसाइल को हल करने में बेहतरी पैदा कर सके? अंकल, आप ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वाला तो हमेशा हमें एडवाइस देते हैं, हम एडवाइस वापस कोशिश करने की देते हैं, मगर ही नोज ऑल, ही इज़ अ कॉन्समेट पॉलिटिशियन एज दे से, ही इज़ एन एक्सपर्ट। मगर अच्छी बात यह है कि डैड में ही इज़ गॉट नो बिग हेड, वो एक बिग हेड आदमी नहीं है, उनके अंदर कोई एरोगेंस नहीं है। वो हमेशा दूसरों की बात सुनते हैं, आखिर में मर्जी अपनी करनी है, मगर हर बंदे की बात सुनते हैं, मशवरा देते हैं, एडवाइस लेते हैं। He doesn't make wrong decisions. आपकी अपनी सियासत लेबर पार्टी की जी, लेबर पार्टी के मंशूर में और पाकिस्तान की सियासी पार्टी के मंशूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो असल में मेरा ये सवाल जो पहले भी मैंने किया है वो मशवरे का कम है, लेकिन यहाँ की चीज़ें जो हैं, यहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो कभी डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए तो अच्छे लाभ आ सकता है। अंकुर जी, चैलेंज ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिसीज़ पे चलती हैं, आइडियाज़ पे चलती हैं, लोग डिबेट करते हैं, आइडियाज़ को डिबेट करते हैं, वो मसले मसाइल डिबेट करते हैं, उनके जो मसले को हल करने को जो प्रोसेस है उसको डिबेट करते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा मेरे ख्याल पर्सनालिटीज़ डिबेट होती हैं रादर देन पॉलिसीज़। और जो आपने देखा है गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं एजुकेशन में, जो उन्होंने काम किया है, ट्रेड्स, जो GSP प्लस का बिल था, जो काम कर रहे हैं क्लीन वाटर में, दैट्स रियल आइडियाज़ ऑन रियल पॉलिसीज़ जो लोगों के लाइफ्स को इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। दैट्स द रियल टेरिटरी द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नीड्स टू गो ऑन। जो कुछ अपने वालिद से सीखा, आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना है? हम अंकल बड़े फॉर्चुनेट नहीं है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे भी इंशाल्लाह सीख सकते हैं, मगर वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वाला साहब के सेहत है और अम्मी की भी सेहत है, वो उनसे भी सीख सकते हैं। और जो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कामयाबी हुई है वो भी उन्होंने देखी है, जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो भी ये देख रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में उनके एजुकेशन के लिए, उनके आइडियाज़ के लिए बड़ी अच्छी बात है। आपकी फैमिली को देखकर लगता है कि जनरेशन गैप की बातें ख्याली बातें हैं, आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा गैप नहीं है। आप जो लोग जनरेशन गैप को महसूस करते हैं उनके लिए क्या पैगाम देना, किस तरह से ये जनरेशन गैप दूर किया जा सकता है? आई थिंक जनरेशन गैप तो नहीं है, क्योंकि देयर इज अ कल्चरल गैप जो होती है पाकिस्तान कल्चर में, UK कल्चर में, डिफरेंट जनरेशन कल्चर में, और ये मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए कि जो ओल्डर जनरेशन क्या कर रही है, जो यूथ जनरेशन क्या कर रही है। यंग जनरेशन नीड्स टू लर्न फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, उनको हमें सीखना चाहिए, उनकी एडवाइस गाइडेंस लेनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो ओल्डर जनरेशन है उनको भी देखना चाहिए कि हमारी यूथ को हम क्या सिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, और इकट्ठे इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को भी बेहतर कर सकते हैं और दुनिया को भी। हम वेरी लकी, मैं लकी कि हम 3 भाई हैं, एक बहन हूँ, और हम इकट्ठे मिल के हम बड़े क्लोज फैमिली है माशाल्लाह। काम भी हम इकट्ठे करते हैं, सोशलाइज भी हम इकट्ठे करते हैं, we're a very close family, so we share the responsibility. पाकिस्तान में मिलियन से लोग होंगे वो जो अपनी पाकिस्तान पासपोर्ट छड़ कर यहाँ आएंगे और ब्रिटिश पासपोर्ट लेंगे। मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो ब्रिटिश पासपोर्ट छड़ के वहाँ पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के पासपोर्ट लेंगे। और ये भी एक गवर्नर साहब की एक बात है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी पासपोर्ट क्या है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनकी नेशनलिटी क्या है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई मुसलमान है नहीं मुसलमान है। उन्होंने हमेशा सोचा है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन के लिए और ह्यूमन के लिए वो क्या काम कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ टेकन द डिसीजन to move to Pakistan
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं। अबू को मिस करते हैं? हम हर रोज़ करते हैं। उनकी जो ऊंची आवाज़ है उनको मिस करते हैं, उनकी प्यार भी मिस करते हैं, उनकी गाइडेंस मिस करते हैं। मगर हमको ये सुकून मिलता है कि हमें ये मालूम है कि वो वहाँ छुट्टी करने नहीं गए, वो वहाँ मौज नहीं करने गए, वो वहाँ काम करने गए हैं और वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये हमको बहुत सुकून मिलता है। नहीं जाना परदे, नहीं जाना परदे। आप जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपने बिल्कुल छोटे पैमाने से अपने कारोबार का आगाज़ किया, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो हमारे नाज़रीन को, हमारे परदेशियों को आप कुछ अपनी कामयाबियों के बारे में और मुश्किलात के बारे में बताना पसंद करेंगे? अपने मुल्क को छोड़ना किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए आसान काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो यही एक रीज़न भी है हमारे पाकिस्तानी भाई जो मुल्क से बाहर गए हैं उनकी कामयाबी की, कि जब वो मुल्क छोड़ के आते हैं तो उनका ख्वाहिश होता है कि हमने इतनी बड़ी कीमत अदा की है अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने लोगों को छोड़ के आए हैं, तो कम से कम अब मेहनत करें और ज़िंदगी में कामयाबी जो है वो हासिल करें। क्योंकि जब लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं तो उसका फ़ायदा जो है डायरेक्ट अपने मुल्क को पहुँचता है। कि अगर आप यहाँ कमाई करते हैं, कोई डोनेशन देते हैं, वहाँ पर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, यहाँ से पैसा कमा के वहाँ इन्वेस्टमेंट भेजते हैं, जैसे कि $15 बिलियन जो है हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं हर साल पाकिस्तान की मईशत को ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं भी जब यहाँ पर आया तो पहले तो मैंने एक दुकान में काम शुरू किया अपने भाई के साथ, और उसके बाद लेकिन दुकान में इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मेरी तनख्वाह भी, भाई की भी वो तनख्वाह जो है अफोर्ड कर सके। तो उसके लिए मैंने फिर मार्केटें जो हैं ओपन एयर में लगानी शुरू की। तकरीबन 4-6 महीने मेरे ख्याल में मैंने मार्केटें लगाई, लेकिन वो भी मेरे लिए कामयाब एक्सपीरियंस नहीं हुआ। सुबह वाहन को लोड करना, फिर जाके स्टॉल बनाना, फिर कपड़ों को डिस्प्ले करना, बेचना, तो वो भी कोई इतना कामयाब काम नहीं था। तो फिर मैं दोबारा ग्रोसरी की दुकान में आ गया और वहाँ पर फिर ग्रोसरी की स्मॉल शॉप से मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने छोटे लेवल पे होलसेलिंग एग्स की और माजरीन और चीज़ और ये छोटी छोटी जो डेली यूजेस चीज़ें होती हैं वो फ़रोख्त करनी शुरू की। और उसके बाद अल्लाह ताला ने बरकत डाली, कैश एंड कैरी बन गई और माशाल्लाह अब हमारे कैश एंड कैरी बिज़नेस में भी हैं, हम होटल बिज़नेस में भी हैं, रेस्टोरेंट बिज़नेस में भी हैं। तो माशाल्लाह बच्चे अब जवान हो गए हैं, 2 बच्चे जो हैं वो बिज़नेस से संभाल रहे हैं, एक बेटा पॉलिटिक्स में है। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ अपने लेवल पे पुतनी के पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के अवाम की जो चैलेंजेस हैं हमारे, उनसे पूरा उतरने के लिए अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे बड़ी इबादत जो है वो यही है कि आप लोगों के चेहरों पे खुशियाँ ला सकें, लोगों को गम तकलीफ़ों से निजात दिला सकें, लोगों की तकलीफ़ जो है उसको आप कम कर सकें। तो ह्यूमैनिटी की खिदमत से बड़ी खिदमत जो है मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ी नहीं है। और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है, असल बात यह है कि आप बिलियंस बना लें, रात को आप नींद ना आए, सो ना सकें, पैसे काउंट करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि उस बिलियंस का क्या फ़ायदा है। अगर आपके पास बिलियंस नहीं हैं लेकिन आप रात को आराम से सोते हैं कि किसी का आपने हक नहीं मारा, कोई रिश्वत नहीं ली, किसी को धोखा नहीं दिया, जो भी अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, उहदा दिया है, आपको पैसा दिया है, वो खल्क़े खुदा की खिदमत में आप सर्फ कर रहे हैं, तो ये तस्कीन जो है इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए ज़िंदगी में कोई और कामयाबी नहीं है। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब हुए हैं लॉन्ग टर्म। मैंने देखा है कि लोग हेरा फेरी से पैसे बना लेते हैं, ये बात नहीं है कि हेरा फेरी से पैसे नहीं बनते, बना लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने अपना ईमानदारी को, दयानतदारी को, मेहनत को अपना शेवा जो है वो बनाया है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया था। मैं अगर 12 घंटे काम करता था तो वो दुकान में 16 घंटे काम करते थे। मैं अगर 6 दिन काम करता था वो 7 दिन काम करते थे। लेकिन ज़िंदगी में वो
कॉर्नर शॉप से बाहर नहीं निकले। तो इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी, वालिदैन की दुआएं और मुक़द्दर, इंसान की किस्मत, बहुत चीज़ें जो हैं इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए शामिल हैं। आपके दोस्तों का जो तामुन था वो किस देखें जी, बात यह है कि सबसे मेरी बड़ी दौलत जो है आर माई फ्रेंड्स, एंड आई एम ब्लेस्ड विद लॉयल फ्रेंड्स। वो हर मुश्किल वक़्त में, हर वक्त अच्छे वक़्त में रॉक सॉलिड मेरे साथ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अमीर आदमी वो नहीं जिसके पास दौलत ज़्यादा है, अमीर आदमी वो है जिसके दोस्त जो हैं मुखलिस हैं और अच्छे हैं। अपने भाइयों से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप मुल्क से बाहर हैं। मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये भी इल्म है कि आपकी बहुत से मसाइल हैं, आपकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, आपके घरों पे कब्ज़े हो जाते हैं, आपका साथ नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब से मैंने ये ओहदा संभाला है, मेरी कोशिश ये है कि हम ऐसा सिस्टम इन प्लेस करें, ऐसे अदारे हम बनाएं कि आप लोगों को गवर्नर या चीफ मिनिस्टर या किसी के मिनिस्टर के पास जाने के बजाय अदारे ऐसे मजबूत हों कि आपको इंसाफ जो है मुहैया हो सके। तो उसके लिए इंशाअल्लाह दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी दें, गैस दें। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और गैस अपनी इंडस्ट्री को दे दें और बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी उनको दे दें तो इंशाअल्लाह हमारी जो अपटमा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है 13 बिलियन से 26 बिलियन अगले 5 सालों में जा सकती है। तो ये वन सिंगल स्टेप जो है पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला सकता है, इनकलाब ला सकता है। उसके साथ साथ हमने पानी के मसले में हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज, हमारी कम्युनिटी 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं होता। तो अब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, चीफ मिनिस्टर जो स्कॉटलैंड के हैं, पानी के हवाले से मेरी उनसे मीटिंग्स हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड से पानी के लिए लाएं एज ए पायलट प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान में अगेन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रेवोल्यूशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से इंशाअल्लाह ये रेवोल्यूशन आएगा। उसके अलावा तालीम के मैदान में आपको मालूम है कि गॉर्डन ब्राउन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और फॉर्मर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, जब वो वाइस चांसलर थे, जब वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो पाकिस्तान की जो ग्रांट है जितनी उनके दौर में बड़ी है, मेरा ख्याल किसी और वक्त में इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की इमदाद जो है वो नहीं हुई। तो अब माशाल्लाह वो ग्लोबल एनवाय हैं और एजुकेशन एंड ऑफ द मंथ इंशाल्लाह हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं एजुकेशन पे, और मुझे यकीन है कि सब्सटेंशियल फंड्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पाकिस्तान को तालीम के मैदान में मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि वट एवर आई कैन डू इन माई कैपेसिटी, माई लाइफ इज़ नाउ वक्फ टू सर्विंग द नेशंस। आपकी नेशनलिटी छोड़ने या रखने के बारे में एक मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, तो आप ज़रा वजाहत के साथ इस मामले पर रोशनी डालें। देखें, पहली बात यह है कि मैं जो रूल ऑफ लॉ है उस पर बिलीव करता हूँ, और एक होता है नेशनलिटी अप्लाई करना, एक होता है नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद आपको लेटर मिल जाना कि आपने सरेंडर नेशनलिटी कर दी है। तो मैं उस वक़्त ओहदे को मैंने एक्सेप्ट उस दिन किया था जब मेरी नेशनलिटी जो है वो सरेंडर हो चुकी थी। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मेरे बैरिस्टर हैं जिनके ज़रिए मैंने सरेंडर की है। तो जिस किस्म की भी डॉक्यूमेंटेशन, जिस किस्म की भी तसल्ली लोगों को चाहिए तो वो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। आप फाक के नुमाइंदे हैं और FIA से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत शिकायत है, आप उसका फौरी हल क्या इसका जी इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशंस के तकरीबन 70 पीपल एयरपोर्ट्स पे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी अटेंडेंस जो है वो हम जब यकीनी बना देंगे तो इंशाल्लाह
हम उस पर भी पूरे इक़दाम कर रहे हैं। FIA वालों से भी मीटिंग्स हो रही हैं, OPF वालों से भी मैंने मीटिंग्स की हैं, और इंशाल्लाह जब भी कोई फ़्लाइट पाकिस्तान में आएगी या पाकिस्तान से बाहर आएगी तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे OPF के वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हों, क्योंकि अगर किसी को शिकायत है तो उसका फ़ौरन जो है अज़ाला किया जाए। और जिस किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही है, अगर हमें डिटेल के साथ वो लिखें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो भी अफसरान लोगों को तंग करने में मुलव्वस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करेंगे। नहीं जाना परदे, नहीं जाना परदे। हमारे लिए ये बड़ा खुशी का मुकाम है कि आज हम गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के घर स्कॉटलैंड में मौजूद हैं। हमने उनकी फैमिली मेम्बर्स से अपने प्रोग्राम के सिलसिले में बात की है। इस वक्त ये भी मसरत की बात है और आप लोगों के लिए दिलचस्पी का अमर है कि हमारे साथ उनकी बहू, उनके बेटे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं यहाँ स्कॉटलैंड में, उनके बेटे की वाइफ जो हैं फरहीन, जो पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हैं, दांतों की डॉक्टर हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे चौधरी सरवर साहब की शख्सियत के बारे में, उनके साहबजादे की शख्सियत के बारे में और इनके चौधरी सरवर साहब के रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में। जी फरहीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को ये बड़ी खुशी महसूस हो रही होगी कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमें चौधरी सरवर साहब की जो घरेलू ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ हमें बताएंगी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि चौधरी सरवर साहब की मशहूर शख्सियत हैं, गवर्नर पंजाब हैं और इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट, आपके अपने खावन जो हैं वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो इतनी बड़ी सियासी फैमिली में आप अपने आप को किस तरह महसूस करती हैं? Assalamualaikum. I want to say that when I first came into this family, I was very nervous because it's a very well-known family and alhamdulillah they've got such a good reputation, but they're such a humble family. They're so down to earth and they made me feel so welcome. And कभी नहीं ये मुझे महसूस हुआ कि ये कोई मशहूर शख्सियत है या they're famous or you know they're someone different. They're very down to earth. We have dinner together, we go out together, they meet people just as anybody else would meet anybody. So I'm really grateful and Allah lakh shukr hai कि I've had such a good family that I've come into, and I consider myself very fortunate that my in-laws and my husband are so good and such humble people, alhamdulillah. आपको देखकर यूँ महसूस होता है कि सरवर साहब की फैमिली का जो माहौल है वो टोटली इस्लामी है, तो क्या ये जो आपने अभी यानी इस्लामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार किया हुआ है, ये सरवर साहब की फैमिली में आकर आपको यानी ये माहौल मिला या आपके माँ बाप जहाँ से आप ब्याह कर आई हैं वहाँ भी ऐसा ही माहौल था? मेरे माँ बाप की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वो वेरी रिलीजियस फैमिली है। सब वहाँ जो जितनी भी मेरी कज़न्स है, बहनें, सब हिजाब ओढ़ती है और कोई बाया भी पहनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस फैमिली इज जस्ट रिलीजियस। अम्मी भी 5 वक्त की नमाजी है, तो आई वाज वेरी लकी। आपके ससुर भी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन खुशकिस्मती से सियासतदान बन गए, तो क्या आप इसमें, आपके शौहर सियासतदान हैं, तो इस सारी चीज़ों में आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं? सिर्फ ये है कि जब मेरे शौहर डेंटिस्ट थे मेरे साथ तो वी हैड अ लॉट मोर टाइम टुगेदर। अब पॉलिटिक्स में चले गए तो वक्त बहुत कीमती है। ही इज़ सो बिजी एंड सेम विद अबू। अबू इतने बिजी रहते हैं, दिन रात काम पे चले जाते हैं और अनस भी बहुत मसरूफ़ रहती है। I would say politics is such a more busy, much a more harder life, but a rewarding life nevertheless. जॉइंट फैमिली सिस्टम या सिंगल फैमिली सिस्टम कौन सा बेहतर समझते हैं? मैं तो हमेशा जॉइंट फैमिली कहती हूँ। जब मैं शादी से पहले मैं अपनी दादा दादी के साथ रहती थी, हालांकि वहाँ मेरे परदादा भी और परनानी भी रहती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ऐसी तरबियत अपने माँ बाप से मिली है कि बच्चे जहाँ भी आप जाएंगे अच्छी तरीके से रहना, बेटी समझ कर रहना, वो आपकी माँ हो, अम्मी होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी ऐसा ही प्यार मिला है। अम्मी बिल्कुल फ़र्क नहीं करती कि मैं बहू हूँ या बेटी हूँ, सबको एक सेम तरबियत से देखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से जॉइंट फैमिली इज़ रियली गुड। आमतौर पे सास और बहू के हमारे माशरे में जो तल्लुकात मशहूर हैं, आप उससे बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी दोस्ती,
इसकी क्या वजह? मेरे ख्याल जब भी है ना इंसान जो अपनी एक्सपीरियंस होती है ना वहाँ से थोड़ा सा सीखना चाहिए करके हमारी जो माएँ थी उनकी और ख्यालात थे, थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट भी थी। तो इंसान को जो खुद को अच्छा नहीं लगता है ना वो यही कोशिश करें हम आगे वो ना करें। और जब नई एक बच्ची आती घर में उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उनको एक वक्त भी लगता है सेटल होने में, अपनी आदतें को समझने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम दे दें तो फिर यकीनन वो सेट हो जाती है और इंशाअल्लाह ताला वो आराम से बच्चे जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सास भी कभी बहू थी, आपका क्या ख्याल? मेरे ख्याल है ना वो ही मैं कह रही थी, जब इंसान खुद एक बहू होती है उसको पता होता है बड़ों की इज़्ज़त करना और जो हमारे पहले माँ बाप है वो यही सिखाते थे तुमने बेटा वहाँ जाना तो वहाँ जाके आपने अपनी नंद का ख्याल रखना, देवर का ख्याल रखना। तो इंसान ये सोचता है इतनी जल्दी हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उसको जाके हम संभाल लेंगे। मेरे ख्याल हम जो नई मदर इन लॉस हम बच्चों को कहते हैं उसने बच्ची ने आना, आपने उसको बहन समझना है, उसको एक वक्त लगना है, फिर हम कोशिश करते हैं वो ऐसा ऐसा हमारी आदतें को समझ जाए, हम उसको समझ जाए। तो मेरे ख्याल एक बच्ची को थोड़ा सा टाइम दे दें तो यकीनन वो एक रिलेशनशिप जो होता है वो बढ़ता है। और अगर महसूस करें कभी बच्ची को समझाना पड़े तो उसको इस तरह बैठ के बेटे की तरह समझाना चाहिए। और ये है ना पिछली बातें वो माँ बाप के ताने देना और माँ बाप आपकी अम्मी ने ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए करके हर एक घर का माहौल एक होता है, एक तरीका होता है और बैठ के ना आप आराम से बच्ची को समझा देंगे तो हम श्योर कोई भी बच्ची समझ जाएगी। गवर्नर साहब के पाकिस्तान जाने के बाद आपका ज़्यादातर वक्त दोनों का कैसे गुजरता है? हम दोनों फिर हम ऐसे करते हैं, कभी हम शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, कभी हम लंच के लिए निकल जाते हैं, कभी हम बच्चों को मिलके खाने पे चले जाते हैं। तो इसी तरह वक्त गुजरता करके मैं जब आती हूँ फिर मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ और फैमिली के साथ गुजार लूँ। बेटा आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो प्रोटोकॉल देखते हैं गवर्नर साहब का, ऑब्वियसली सिक्योरिटी ये सारे मामला, तो आपको कैसा यानी महसूस होता है, क्या तब्दीली महसूस होती है? पहले तो इट वाज वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब महसूस हो रहा था बिकॉज वी वर नॉट यूज्ड टू दिस, मगर सबसे ज़्यादा बच्चों को बहुत पसंद आया था ये। तो स्पेशली पुलिस एस्कॉर्ट्स, मेरा जो बड़ा बेटा आदम उसको ये कहता होता है कि मैंने पुलिसमैन बनना है, इसको बहुत शौक है। मगर it's good to see that there is security there, कि we know that Abu is safe there, Ammi is safe there. तो alhamdulillah in a way it's positive as well because it is for their own safety. गवर्नर साहब आपके मंगेतर जी, फिर मेंबर पार्लियामेंट दोबारा मुंतखब हुए, अब गवर्नर पंजाब, एक मशहूर शख्सियत। गवर्नर पंजाब मुंतखब होने के बाद कोई रवैये में तब्दीली, कोई मोहब्बत में कमी या वही जो है वो आपकी केयर और उसी तरह लव? मेरे ख्याल जब से हमने शुरू में जब काम किया था, पहले हम दुकान में काम करते थे, फिर हम दोनों जब ये पॉलिटिक्स में गए मैंने पूरी कोशिश की इनका साथ दूं, चाहे वो कैनवसिंग करूं, चाहे वो टेलीफोन कैनवसिंग, लीफलेटिंग, और घर में जो भी हमारे घर में आता था हम कोशिश करते थे। बेशक न्यूज़पेपर में वो हमारे ख़िलाफ़ ही लिखते थे, हम पूरी कोशिश करते थे वो हमारे घर से चाय पी के जाएँ, आराम से उनके पेश आएँ ताकि उनको पता चले हम जैसे वो लोग हैं उसी तरह हम लोग हैं करके। पहले तो ये था ना एक मुसलमान आ जाएगा पता नहीं क्या बनेगा क्या होगा, और कुछ लोग हमारे साथ जो चल रहे थे वो इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग थे, उनको पता था ये गैप है और इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और हमारे लोगों को फ़ायदा इसलिए हुआ करके अब तो हलाल खाना भी मिलने लग गया स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, और ये तरक्की भी हो गई है। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान में गए हैं तो यकीनन गवर्नर तो बन गए, पर इनका जो बच्चों के साथ है प्यार और उनको वक़्त देना, जब मेरे बेटे और ये बैठते हैं ये इसी तरह बात करते हैं जैसे एक दोस्त बैठे हैं, एक बाप और बेटे की तरह नहीं होता। ठीक है, ये रिस्पेक्ट करते हैं अपने अब्बू से, और शुरू से मैंने बच्चों को यही सिखाया अगर मैं कोई काम कह दूं तो वो बेशक ना करें, अगर कोई काम आपके
आपके अब्बू कहते हैं तो उसको फ़ौरन करना भी है और सुनना भी है और उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है करके मेरे ख्याल एक घर में होना चाहिए जो एक बॉस होता है और जो जिसकी बात मानी जाती है और जिसका फ़ैसला हो उसका आखिरी फ़ैसला हो। तो हमारे घर में जब भी ये बात करते हैं हम उसी बात पे चलते हैं और ठीक हम मशवरा वगैरह देते हैं, हम डिस्कशंस होती हैं, पर जो फैसला आखिर में होता है इनका जो फैसला होता है उस पे हम चलते हैं। नहीं जाना पर नहीं जाना पर एक्चुअली सरवर साहब के दोस्तों ने उन्हें खाने पे मौजूद कर रखा था, हमने उनके साथ उस खाने में भी शिरकत की। गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब विद इन द टाइम जो ग्लासगो में इनको जानते हैं, ही हैज़ बीन truly inspirational for the youngsters, the elders. From the little short period that I've known him, he has always been out there to look after the community, and nothing but words of encouragement wherever it may be. In fact, I remember one incident after Jummah prayer. We were leaving the mosque, and as we were leaving the mosque, and Sarwar Sahab was walking out, I was in my vehicle, and as the vehicle passed, he stopped us and he said to the gentleman sitting in my vehicle that this is a very good gentleman. And at that time, I had just been appointed as a director of the Glasgow Chamber of Commerce. So Sarwar Sahab was always, not only in the Muslim background, regardless of which religious faith you are or whatever creed you had, he has always encouraged individuals to go forward, which is a blessing itself. And I think this hard work and dedication jo usne kiya, it has given him this status, and it's a blessing for us people that where he is today. And still, Alhamdulillah, Allah Ta'ala inko say de, he is still, I don't think so he knows any barriers, ke no entry kahan hai, go slow kahan hai. He's continued his life on a nice pace to help and give achievement. Certainly for us young Muslims, it has been nothing short of inspiration from Mohammed Sarwar. हमने काम किया इकट्ठे, माशाल्लाह इज़ वेरी हार्ड वर्क, वेरी कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह इन्होंने बहुत काम किया, और हाँ, हम भी इनके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला वी गोइंग फॉरवर्ड। जिस इंसान में अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत पैदा की होती है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरवर साहब को आगे ले जाने में दोस्तों का बड़ा हाथ है। मैं तो एक अदना सा खादिम हूँ, लेकिन मुझे अपने वालिद की जगह पे इज़्ज़त देते हैं। और आपने देखा होगा कि मैं गवर्नर हाउस भी गया हूँ या आज इनके घर गया हूँ तो बच्चियाँ सर झुका के प्यार लेती हैं इनकी बेगम। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और ये इतने हर दिल अजीज़ हैं कि कोई भी आदमी इनके पास जाए, मेरा नाम ले ले ना भी ले तो ये उसका काम जायज़ काम हर हालत में करते हैं। और फिर मैंने अभी गवर्नर हाउस में जाकर देखा कि सरवर साहब जिस
लगन से काम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैंने इनको देखा है कि डेलीगेशन को रिसीव कर रहे हैं, थक जाते हैं। तो इनकी शख्सियत के तो बहुत सारे पहलू हैं, किस तरीके से इन्होंने तरक्की की, दोस्तों को साथ मिलाया। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ ये है कि मेरी ये इज़्ज़त करते हैं। इतना हम्बल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इतना देखें, पैसा इनके पास है, शोहरत इनके पास है, पावर इनके पास है, गवर्नर है, लेकिन जो वो कहते हैं, जो किसी दखत को हल लगते हैं वो झुकता जाता है। ये मिसाल जो है ना सरवर साहब पे आती है। वो एक चेंज लेके आ रहे हैं। पहले वो ब्रिटेन में चेंज लेके आए हैं, पहले मुसलमान MP बने हैं, तो इसके बाद एक रास्ता खुल गया है हमारे। इसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं 2 MP बने, फिर इसके बाद जो इलेक्शन हुए हैं हमारे MP जो है 4 हो गए, अब 8 हैं। इसी तरीके से हमारे जो लॉर्ड्स बनने शुरू हो गए। तो ये सारा जो क्रेडिट है, मेरा ख्याल है, जो स्टार्ट है, ये सरवर साहब को जाता है। यहाँ पे उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बेपनाह काम कराए हैं। उनके जो दोस्त थे, मसलन जो क्लोज फ्रेंड थे, आप देखते हैं मतलब गुलाम रब्बानी साहब हैं, हनीफ राजा साहब हैं, मकबूल सूर साहब हैं, इस तरह भी मैं नाम नहीं लेता, बेशुमार दोस्त हैं जिनके साथ मिल के उन्होंने बेशुमार कम्युनिटी के लिए काम कराए हैं। अभी आप देख लें, वो गवर्नर बने हैं, उन्होंने गवर्नर हाउस के दरवाजे एक आम आदमी के लिए खोल दिए हैं। आप रोज़ाना देखें, कभी डिसेबल बच्चे आ रहे हैं, कभी यतीमों के वो खाना कर रहे हैं। कोई भी आदमी हो, किसी को कोई मसला नहीं होता है। वो यहाँ से पाकिस्तान गए हैं कुछ लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए गए हैं। उन्हें यूरोप के तजर्बात हासिल है, उन्हें पता है डेमोक्रेसी क्या है, उन्हें पता है ह्यूमैनिटी क्या है, पॉलिटिक्स को जानते हैं। तो वो पाकिस्तान में सिस्टम तब्दील करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और अगर इसी तरह के लोग जाएंगे पाकिस्तान में, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। यही जो लोग हैं ये तब्दीली ला सकती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि सरवर साहब मुकद्दर के सिकंदर हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हों कि सरवर साहब ने मुझे एक दफ़ा, हम लंदन जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं इस मुल्क में आया 76 में, तो मेरी तनख्वाह 80 पाउंड थी सपोज, तो मैं उसमें से भी 20 पाउंड बचा के गरीबों को भिजवा दिया करता था। हर एक के पेरेंट्स, बीवी बच्चे, उसके लिए बहन भाई उसके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन सरवर साहब को जो दुआएं हैं ये गरीबों की हैं। और अल्लाह ताला ने उनको इसी बात का रिवार्ड दिया है। और ये जो उन्हें मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, ये वो इसी वजह से है, वो उन गरीबों की दुआओं की वजह से है। नाज़रीन, आज हमने आपकी मुलाकात गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से करवाई, इनकी मसरूफियात आपको दिखाई। यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक के लिए मुंतज़र रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। हम चौधरी सरवर साहब से भी इजाज़त चाहेंगे।